अब मैं निमंत्रित कर रहा हूं एहसान अली बिस्मिल जी को। शुक्रिया सर। आज के इस सेशन में मौजूद सभी हजरात को मेरी तरफ से सलाम जुले नमस्कार। मेरा नाम एहसान अली बिस्मिल है। मेरा ताल्लुक़ दुनिया के दूसरे सरद तरीन इलाके सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस द्रास से है। मैं आज आप लोगों के बीच शीना ज़ुबान की नुमाइंदगी करने आया हूँ। सबसे पहले मैं अपने अ, इलाके का फ़र्ज़ अदा करते हुए कुछ उर्दू अशार आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। हिमालय की पर्वत पे भारत का ताज, हिमालय की पर्वत पे भारत का ताज, करे पाक और चीन बॉर्डर पे राज। हिंदुस्तान का अगर आप मैप देखोगे हमारे वतन का, तो लद्दाख सबसे टॉप पे आता है। तो इसी हवाले से लिखा है कि हिमालय की पर्वत पे भारत का ताज, करे चीन और पाक बॉर्डर पे राज। वो धरती जहाँ बर्फबारी है आज, जहाँ लोग रहते बड़े खुश मिजाज। वतन की उस मिट्टी का वासी हूँ मैं, शना मेरी बोली लद्दाखी हूँ मैं। वतन की उस मिट्टी का वासी हूँ मैं, शना मेरी बोली लद्दाखी हूँ मैं। जहाँ साग सोने की मानंद है, साग मतलब सब्जी। नवंबर से हमारे वहाँ रास्ता बंद है, कुछ नहीं मिलता खाने को सिर्फ दाल के अलावा। जहाँ साग सोने की मानंद है, जहाँ दाल चावल ही आनंद है। जहाँ साग सोने की मानंद है, जहाँ दाल चावल ही आनंद है। दिसंबर से सब रास्ते बंद है, और -31 की ठंड है, और -31 की ठंड है। वतन की उस मिट्टी का वासी हूँ मैं, शना मेरी बोली लद्दाखी हूँ मैं। पहाड़ों के रंग और बादे सबा। मैं कुछ दिनों से दिल्ली आया हुआ हूँ। जो नेचर की आवाज़ होती है, शायद मेरे हिसाब से दिल्ली वालों को पता नहीं होगा, ये सिर्फ आदिवासी लोगों को पता होगा कि जो सुबह जो नेचर की हमें आवाज़ सुनाई देती है, झरनों की, झीलों की, कोयल की, वो सिर्फ आदिवासी लोगों को पता होगा। तो इस शेर में मैं आप लोगों को इस हवाले से कुछ शेर पढ़ना चाहूँगा। पहाड़ों के रंग और बादे सबा, वो दरिया का पानी की मीठी सदा सदा। वो दरिया के पानी की मीठी सदा, वो कोयल की आवाज़ पर मैं फिदा। कितनी हंसी वादी है मरहबा, मेरा नाम बिस्मिल दरासी हूँ मैं, शना मेरी बोली लद्दाखी हूँ मैं, शना मेरी बोली लद्दाखी हूँ मैं। अब अपनी ज़ुबान की मिठास की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। अला इंतजार ने थ्यारता, बोद गसी फयारता, सूरी हकजता प्यारता, अलवालो ओई पशारता, अलवालो ओई पशारता। दंगनीली कुई गथ्यारता, फुनरुज गजी अचारता, पुशिबा कोजा फुन्यारता, अलवालो ओई पशारता। तुस मई वतन लुप्यारता, मई कुई हिलाल पयारता, मिस्टो गोनिक अरियारता, अलवालो ओई पशारता। केलेगा आमी फारता, तुषागे ढेर तुषारता, केलेगा आमी फारता, तुषागे ढेर तुषारता। शालो पलेगा खारता, अलवालो ओई पशारता, शारो पलेगा खारता, अलवालो ओई पशारता। गंगरिएगा तुस नुशारता, पुने दास्ट बुटी शुशारता, गंगरिएगा तुस नुशारता, पुने दास्ट बुटी शुशारता। खन जोजिला वशारता, अलवालो ओई पशारता, खन जोजिला वशारता, अलवालो ओई पशारता। अब इस नज़म के कुछ बंद मैंने अ, उर्दू में नज़म की तरज में उतारने की कोशिश की है। हमको न यूं सताना, हमको न यूं सताना, पैगाम तो सुनाना, कब आओगे बताना, ए बहार लौट आना। हमारे यहाँ बाहर का इंतज़ार नवंबर से हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हमारे वहाँ लगभग 4 फुट बर्फ़ है, 4 फुट। तो हमारी जो वादी है, पूरी वादी बर्फ से इस तरह ढकी ढकी हुई है, मानो कि सफ़ेद कोई चादर पहनकर सो रही हो। तो हमको न यूं सताना, पैगाम तो सुनाना, कब आओगे बताना, ए बहार लौट आना।
बागों में गुल खिलाना, कलियों में जां बसाना, सरसब्ज घास उगाना, ए बहार लौट आना। सरसब्ज घास उगाना, ए बहार लौट आना। गुलशन में रंग लाना, गुलशन में रंग लाना, दुल्हन इसे बनाना, हर शे महक उठाना, ए बहार लौट आना, ए बहार लौट आना। शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई। अब इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी को मैं निमंत्रित करता हूं, वे अपना रचना पाठ भी करें और सत्र का समापन भी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आज के बहुत ही वरिष्ठ कवि और उनके साथ जो युवा कवि हैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं हमारे सामने रखी। खासकर जो दो युवा कवि थे, इन्होंने अपने सहज भाव से बहुत सरलता से बड़ी जो कठिनाइयां हैं अपनी वो हमारे सामने रखी। द्रास और वहाँ मुझे भी 2-3 बार जाने का कारगिल में मौका मिला था, जो वहाँ की इतनी कठिनाइयाँ हैं और किस तरह लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि हम तो थोड़े दिनों के लिए गए, उतना एहसास नहीं होता, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ख़ास बात यह कि आज की जो कविता है उन सब कविताओं में जो एक दुख है, एक दर्द है अपनी धरती के प्रति, या जो उनकी समस्याएं हैं और जिन समस्याओं से वे जूझ रहे हैं, उनका सारा वर्णन इनकी सबकी कविताओं में आया है। और यही एक कविता का उद्देश्य भी है और कविता रचने का और कविता कर्म करने का सबसे बड़ा एक मकसद भी है कि वो हमारा जो परिवेश है, हमारे समाज में जो समस्याएं हैं या जो हमारा पिछड़ापन है और जो हमारी गरीबी है या किस तरह हम लोग रह रहे हैं, उस चीज़ का भी वो वर्णन हमारे सामने करे और उस पक्ष को भी सामने रखे। क्योंकि वैसे तो कविता आज बहुत ऊंची चीज़ मानी जाती है, जिसका पता नहीं लगता है कि क्या कविता बोली जा रही है, क्या नहीं बोली जा रही है। लेकिन इस तरह की जो सहज और सरल भाषा में लिखी कविताएं, वो सबके दिलों को छू जाती है, क्योंकि वैसा ही कविता हम चाहते हैं कि लोग करें और अपनी समस्याओं को और जो जो हमारा एक समाज में कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं, उन चीज़ों को सबके सामने रखें। बाकी जो हमारे खासकर ट्राइबल एरिया के या आदिवासी कवि हैं, उनमें उनकी कविताओं में ये चीज़ें बहुत ही एक सहज भाव से सामने आती हैं, जो शहर के कवियों में नहीं आती। क्योंकि शहर के कवि जो हैं वो उस कविता के जाल में, उसके शास्त्र में फंस जाते हैं और उसी माया जाल में वो रहते हुए जो असली समस्याएं हैं उनसे वो दूर हो जाते हैं, उनसे रूबरू नहीं हो पाते। लेकिन जो एक बहुत ही सरल सहज आदमी है, गांव का है या आदिवासी क्षेत्र का है, वो अपने मन के भाव कविता में रखता है, तो बहुत ही सरल सादे शब्दों में वो बहुत बड़ी और गहरी बात कहा जाता है। मैं विशेषकर और हम सब साहित्य अकादमी के भी आभारी हैं कि इस तरह का बहुत बड़ा एक आयोजन शुरू किया गया है। और इस आयोजन की शुरुआत शिमला से हुई थी 2-3 साल पहले, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेटी थिएटर है जो 100 साल से पुराना है, जहाँ 1887 में पहला प्ले खेला गया था अंग्रेज़ों के टाइम में। तो उस थिएटर के साथ जो उसका रेनोवेशन हुआ है, तो कई तरह के उसमें गैलरीज और कई छोटे छोटे वहाँ पर सेमिनार हॉल निकले हैं। तो उस गेटी थिएटर के आसपास बहुत बड़ा सम्मेलन अकादमी की तरफ से पहला वहाँ पर शिमला में हुआ था। और ये जो परंपरा है या एक जो सीरीज चली हुई है अभी तक जारी है, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें बहुत सी भाषाओं को जानने का, उनको सुनने का अवसर मिलता है जिनके बारे में हम जानते नहीं। वैसे तो कहते हैं कि 5000 से ऊपर भाषा है हमारे देश में, लेकिन जैसा सवेरे सुबह के सेशन में भी हमने बहुत सी छोटी छोटी बोलियों भाषाओं के